चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास नाइन्थ का PDF 1 करवाने वाला हूँ। यदि आप 8 क्लास का PDF नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लेंगे। तो 8 क्लास का भी मैं PDF अपलोड कर चुका हूँ, 3 PDF अपलोड किया हूँ। तो चलिए हम इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि इसमें महत्वपूर्ण कथन क्या होता है। इसमें जो होता है कि इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसका मतलब हुआ कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मतलब सभी क्वेश्चन बनाना अनिवार्य। इसका मतलब ये हुआ इस प्रश्न में 50 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का है, अर्थात 50 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, अर्थात 50 नंबर का आपको इसमें सवाल पढ़ना है। इसी प्रकार से कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें केवल एक उत्तर सबसे उपयुक्त है। उत्तर पत्रक में सबसे उपयुक्त गोले को काला करके सबसे उपयुक्त उत्तर को इंकित करें, ठीक है। इसमें 4 गोले रहेंगे और जो आपको सही लगेगा उसी को आपको सही करना है। इसमें पढ़े तो क्या है, 4 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चंस out of word which only one answer is most suitable. Choose the most suitable option and indicate it by blanking the appropriate circle in the answer sheet. ओके, अब चलते हैं इसका प्रश्न देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न जो कह रहा है आपका कि त्वरण का SI मात्रक क्या है, ठीक है। तो त्वरण का SI मात्रक जो आपका होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ओके, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा उसका सही होगा। जैसे रेट ऑफ चेंजर ऑफ वेलोसिटी इज, ऑप्शन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा एक्सेलरेशन, अर्थात त्वरण। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगा, ठीक है। तो औसत चाल जो इसका होगा, फटाफट जवाब दीजिए जी। इसका औसत चाल जो होगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कह रहा है, 4 आपका है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। अर्थात हमको क्या निकालना है, F निकालना है। F इक्वल टू कितना, न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 2.5 न्यूटन या 20 न्यूटन। तो जो इसका आंसर होगा जी, ये होगा 20 न्यूटन। अगला प्रश्न है जो है आपका, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है
धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ठीक है, तो इसमें जो होगा आंसर में स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जी, यदि आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं 8। इनमें से तरंग वेग v, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन है? 4 ऑप्शन दी गई है। जी, यदि आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी v = n लैम्डा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल या वाट? जी, बिल्कुल सही जवाब। यदि आपका आंसर डी है तो बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 11th क्वेश्चन। यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? विस्थापन 0 है तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? अर्थात यदि कोई वस्तु है, इसमें विस्थापित नहीं हो रहा है, तो इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात तो उस पिंड का किया गया कार्य कितना जूल होगा? तो 0 जूल होगा, 0 जूल होगा। क्यों? क्योंकि इस पर विस्थापित हो ही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए होगा, 0 जूल। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है? ठीक है, तो साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? रेल गाड़ी होगा। ओके, तो इसमें जो है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? जी, आवेग। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको समझ में आ गया होगा कि ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो हम लोग बोलते हैं उसको समवेग बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 14 जो कह रहा है कि ध्वनि तरंगे होती है
ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल 15 जो नंबर है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास क्या है? अर्थात मनुष्य कितना से कितना हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है? तो इसमें जो होगा आपका आंसर जो होगा ये आपका 4 ऑप्शन दी गया है। पहला जो है ऑप्शन ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच इसकी श्रव्यता का प्रयास होता है, इसका मानव कान सुन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप उसका फटाफट जवाब दीजिए। जी, यदि आपका आंसर बी है तो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें तो 17, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? तो जो आरोपित बल होता है उसी के समानुपाती होता है। अगला जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 18, त्वरण एक उदाहरण है, तत्व एक उदाहरण है। तत्व एक उदाहरण है, वायु, पानी, नमक या ऑक्सीजन? जी, तो ये ऑक्सीजन जो है एक तत्व का उदाहरण है। ये जो है एक गैस वायु है। वायु एक प्रकार का क्या है? वायु एक प्रकार का गैस है। पानी भी है, एक प्रकार का जल है। नमक ये एक तत्व नहीं है, जबकि ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। एक मोल बराबर होता है, 4 ऑप्शन दी गई है, कृपया सही उसका जवाब कमेंट में लिखिए। जी, तो यदि आपका आंसर नंबर ए है तो करेक्ट आंसर है। इसका जो एक मोल बराबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस प्रकार से एक मोल इसके बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ऑक्सीजन की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? दोस्तों, आप भी टेस्ट लगाकर देखिए और जांचिए कि मैं कितना जान रहा हूं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया समझने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है। कितना होता है? 8, जिसमें कि कक्ष में ये बटा होता है केल। यहाँ पर क्या होता है? के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। ये कक्ष में बटा होता है। अब इसमें ऑक्सीजन की परमाणु जो संख्या होता है वो 8 होता है। अब 8 होता है तो इसमें 2 बच कितना गया? 6। तो जो 2 और 6 जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 21, प्रतीक 12C6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताना है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या बनाना है, अर्थात ये देखिए ये हो गया, ये 6 हो गया, तो ये जो होता है ये आपका द्रव्यमान होता है, और ये जो होता है आपका ये परमाणु संख्या होता है। तो द्रव्यमान पूछ रहा है, तो यहाँ द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12। इसलिए आपका जो आंसर होगा, वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12, और सॉरी बी, आंसर बी होगा, यानी 12। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसका परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा जी। तो जो आपका आंसर होगा सी, यदि आप सही बताए हैं तो आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर है, सी, यानी 22 का आंसर सी है। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होता है, अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अवस्था में होता है जी। तो यदि आप सी मारे हैं तो सही है, यानी गैसीय अवस्था में जो होता है आपका अणुओं की जो ऊर्जा होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न जो की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा बताइए क्या होगा जी। जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो होगा 283 केल्विन। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है ना, मिश्रण, यौगिक मिश्रण आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो यह मिश्रण की बात बोल रहा है। जी, तो ये आपका जो आंसर होगा कि जो आपका आंसर होगा वायु होगा, है ना, क्योंकि वायु एक प्रकार का मिश्रण है। इंग्लिश बात करें तो इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर, तो यहाँ पर क्या होगा एयर, एयर होगा यहाँ पर, ठीक है, AIR, एयर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न लिखित में कौन सा मिश्रण है। वही प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है, तो फटाफट इसको तो कमेंट में लिखना अनिवार्य है। तो चलिए इसका भी आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा, वायु होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है जी। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा 8। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 27, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अल्फा कण का जो परिकीर्णन है वो किस चीज़ का खोज कर सकता है। तो जो इसका आंसर होगा परमाणु, क्या, परमाणु क्रमांक, यानी
ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है। जी 9 ग्राम, है ना, 9 ग्राम जो होता है। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान 9 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। बहुत इजी क्वेश्चंस बट इम्पोर्टेंट। जी तो आपका आंसर जो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन की पहचान करे। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन का पहचान करे, अर्थात निम्न में से कौन सा विलयन है। कौन सा विलयन है। जी तो आपका आंसर जो होगा समुद्री जल। समुद्री जल जो होगा एक यह विलयन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किनाल किरणें किसका किरण पुंज है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। जी तो इसका आंसर जो होगा आपका ए यानी प्रोटॉन। ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन और तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में 18 को क्या है, न्यूट्रॉन है, और 17 को प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। ओके, तो इसमें एक बात करें तो एम द्रव्यमान इक्वल टू एटॉमिक ए एम इक्वल टू इट मीन्स एटॉमिक नंबर बराबर जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। इट मीन्स अगर हम 18 को और 17 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आर कॉल्ड। जो इसका आंसर जो होगा 35 जो होगा इसका एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान। तो आपका आंसर जो होगा आपका 35 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 4 कक्ष होता है और पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरा कक्ष में 8 और तीसरा कक्ष में 18 और 32 होता है चौथा कक्ष में। तो इस प्रकार से आपका 2 पहला कक्ष हो गया। कितना बच गया, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, तो 2 फिर दूसरा कक्ष में 8, तो 2 8 8 2 10, कितना बच गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 8 और 1 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ओके, तो जो इसका आंसर जो होगा, आंसर की बात करें तो तो जो आंसर होगा यहाँ पर डी होगा, है ना, यानी
33 नंबर का जो सवाल हैगा, 33 का जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न 34। तो 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी है? तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर 6.022 इंटू 10 की पावर 22, ये है आपका अणुओं की संख्या 1.8 ग्राम H2O में। ओके, तो इसका जो आंसर होगा आपका डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैला किसे कहा जाता है? दोस्तों आप भी टेस्ट जरूर लगाएं, है ना, टेस्ट लगाना ना भूलें, क्योंकि आपको भी अपने आप को इसमें नापने का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप कितना पढ़ रहे हैं ध्यान से। यदि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप भी टेस्ट लगाकर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए इसका आंसर की बात करें तो ये होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो कोशिका का पावर हाउस बोल रहा है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ ए सेल इज। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो ये रहा आपका 37। तो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं किसमें? ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? जी, तो जाइलम में जो होता है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मलेरिया का रोगवाहक है। मलेरिया, मलेरिया किसके रोगवाहक है? तो जो इसका आंसर होगा मच्छर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर 39। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ओजोन गैस पाई जाती है किस में? मंडल देना है, क्षोभमंडल, आयनमंडल, सप्तापमंडल, वायुमंडल। तो आंसर की बात करें तो आपके दिमाग पर आंसर पहुंच चुका होगा। यदि आपका आंसर नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न में, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? जी, जैव रसायन। ओके, जो 40 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, नाइट्रोजन और फास्फोरस या पोटेशियम। फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो जस्ता जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो होगा ए, जिसको बोलते हैं हम लोग जिंक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? पादप और जंतु कोशिका, तो पादप कोशिका पोषण करती है, पोषण करते हैं, और जंतु कोशिका भी। गति जो है पादप कोशिका नहीं करती है। जो पादप है ये गति नहीं करती है, ठीक है, ये गति पादप नहीं करती है, जबकि जंतु कोशिका गति करता है। वृद्धि की बात करें
तो वृद्धि दोनों करता है, पादप भी करेगा वृद्धि और जंतु भी करेगा। श्वसन दोनों लेता है, परंतु गति में यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, गति से संबंधित दोनों में अंतर है। मेढक की बात करें तो मेढक क्या है? मेढक एक प्रकार का उभयचर है जो कि जल में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है। अगला बात करें तो एक विश्वव्यापी बुखार का नाम बताना है, जो कि विश्वव्यापी मतलब जो फैलता है तो वो विश्व में फैल जाता है। जी, तो इसका जो आंसर होगा डी। ठीक है, यानी 44 क्वेश्चंस का जो आंसर होगा डी। यार डी में क्या है? डी में जो है आपका एड्स जो है, ओके, एड्स जो है यह एक विश्वव्यापी बीमारी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग हैजा जो है यह एक संक्रामक रोग है। आंसर डी। 46 की बात करें तो ओजोन क्या है? तो ओजोन जो है एक प्रकार का गैस है। ओके, ऑप्शन क्या है इसका? डी हो जाएगा। तो चलिए हम 47 की बात करते हैं। तो ईडीबी क्या है? ईडीबी जो है एक क्या है? ईडीबी क्या है? धूमक है। ओके, धूमक यानी ए सही होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है कि किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? वार्षिक वलय बनते हैं। तो ये रहा 48 क्वेश्चंस जो है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? वार्षिक वलय बनते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस ऑल एग्जामिनेशन। ओके, ऑल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जवाब दीजिए फटाफट। जी, तो इसका जो आंसर होगा दृढ़ ऊतक। क्या होगा? दृढ़ ऊतक जो है यह एक वार्षिक वलय बनते हैं, पौधों में बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। जो आपका आंसर होगा 78 होगा। ओके, तो नाइट्रोजन की जो प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में 78%। ओके, तो चलते हैं लास्ट प्रश्न। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो जो इसका आंसर होगा एकदम कोशिका भित्ति। ओके, क्या होगा? कोशिका भित्ति। तो इस प्रकार से मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो इस प्रकार से मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ओके, 50 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो इसी तरह के और PDF प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे पूरा तरह से देख सकें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपके और आपका परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।